हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का चौथा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 3 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन शाम को ऋषभ ने आज अनुष्का और उसकी पूरी फैमिली को ओल्ड साइगल मेंशन अपने दादा दादी से मिलवाने बुलाया था, क्योंकि दादाजी की खराब तबीयत की वजह से वो दोनों ही शादी में नहीं आ पाए थे। तो ऐसे में वो अपनी पोता बहू से मिलना चाहते थे। तो ऐसे में ऋषभ ने अनुष्का और उसकी फैमिली को ओल्ड मेंशन बुलवा लिया था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को भी पता नहीं था। खैर, सभी लोग इस वक्त हॉल में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। अनुष्का की फैमिली भी दादाजी के साथ हंस मिलकर बातें कर रही थी। वहीं अनुष्का सोफे पर एक साइड चुपचाप बैठी थी। ऋषभ अभी आया नहीं था। तभी जानवी जी बोली, अरे ये ऋषभ कहाँ रह गया, पता नहीं लड़का क्या करता रहता है, सभी को यहाँ बुलाकर और खुद गायब है। तभी नवीन जी बोले, अरे रहने दीजिए समधन जी, लगता है दामाद जी अपने काम में बहुत बिजी हैं। और हो भी क्यों ना, सारे कामों को वो अकेले ही तो संभालते हैं। सच में हमारी अनुष्का के तो भाग ही खुल गए ऐसे जीवन साथी को पाकर। तभी ऋषभ के दादाजी अखिल जी बोले, अरे बेटा, भाग सिर्फ अनुष्का के नहीं बल्कि हमारे ऋषभ के भी खुले हैं, जो उसे इतनी गुणवान और रूपवान बीवी मिली। उसे उनकी बात पर सभी हंसने लगते हैं। तभी शिवम जी बोले, हाँ बात तो आपकी सही है पापा, लेकिन पता नहीं ये ऋषभ कहाँ रह गया। कह रहा था कि सभी को कोई सरप्राइज देने वाला है और अब खुद ही गायब है। 1 मिनट में उसे फोन करता हूँ। इतना कहकर अपना फोन निकालकर ऋषभ का नंबर डायल करने लगते हैं कि तभी दरवाजे से एक आवाज आती है, फोन करने की जरूरत नहीं है पापा, मैं आ चुका हूँ और आप सभी के लिए सरप्राइज भी लाया हूँ। इतना कहकर ऋषभ एक व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ अनुष्का की तरफ देखता है और फिर आकर अपने दादाजी और माँ के पैर छूता है और उनके गले लगकर, कैसी हैं आप दादी माँ और दादू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो दोनों मुस्कुराकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं। दादी माँ प्यार से उसे डांट लगाते हुए कहती है, कहाँ था तू, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं हम, और तू है कि दिखता ही नहीं। क्या तेरे पास इतना भी समय नहीं है कि अपने दादा दादी से मिल ले, जो कब से तेरी राह देख रहे हैं और तुझसे मिलने आए हैं। तू तो कभी गाँव आता ही नहीं। तो ऋषभ फिर से मुस्कुराकर, अरे मेरी प्यारी दादी माँ, मैं तो आपके लिए ही सरप्राइज रेडी करने गया था। आप कह रही थी ना कि मेरी शादी देखने का बहुत मन था, दादू की तबीयत की वजह से आप नहीं आ पाए, इसीलिए आपको अपनी शादी दिखाना चाहता था, इसीलिए उसका सारा इंतजाम करके आया हूँ। चलिए आप सब लोग पहले खाना खा लीजिए, वरना शादी की वीडियो देखने बैठ गए तो आप सब ने खाना भी नहीं खाया जाएगा। उसकी बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाने लगते हैं। वहीं ऋषभ अपना फोन निकालकर उसमें कुछ करने लगता है। थोड़ी देर में सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। सभी लोगों के सामने बड़ी सी स्क्रीन लगा दी गई थी, जिसमें सभी शादी का वीडियो देख सके। वहीं ऋषभ का असिस्टेंट पीयूष सारे सेटअप को मैनेज कर रहा था। जैसे ही ऋषभ ने पीयूष को इशारा किया तो पीयूष ने शादी का वीडियो ऑन कर दिया। सभी इस वीडियो को देखकर एंजॉय करने लगते हैं। वीडियो में जैसे ही लंबा घूंघट डाले मानवी आती है तो ऋषभ के दादाजी अखिल जी बोले, देखो इसे कहते हैं संस्कार, इस मॉडर्न जमाने में भी अपनी संस्कृति को नहीं भूली। फिर शिवम जी का कंधा थपथपाते हुए बोले, मुझे नाज है बेटा तुम्हारी पसंद पर, जिसने हमारे घर के लिए इतनी संस्कारी बहू चुनी। फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए बोले, खुश रहो बेटा, हमेशा अपने इन रीति रिवाजों को कभी मत भूलना, क्योंकि हमारी संस्कृति से ही हमारी पहचान है। उनकी बात पर अनुष्का मुस्कुराकर रह जाती है। तभी ऋषभ पीयूष को कुछ इशारा करता है तो पीयूष लैपटॉप पर अपनी अंगुलियां चलाने लगता है, जिससे स्क्रीन पर दूसरी वीडियो चलने लगती है। ये वीडियो तब की थी जब नवीन जी को अनुष्का मिल गई थी, जो अपनी शादी के मंडप से भाग गई थी। वीडियो में नवीन जी अनुष्का को खींचते हुए कमरे में लाते हैं। उन्हीं के पीछे बुआ जी और अनीता जी भी आती है। अनीता जी जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। तभी नवीन जी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देते हैं, जिससे अनुष्का गुस्से में नवीन जी को घूरने लगती है। नवीन जी गुस्से में
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की? मैंने कहा था ना तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी, फिर भी तुमने शादी से भागने की कोशिश की। अगर आज वो लड़की हमारे कहने पर तुम्हारी जगह शादी के लिए तैयार नहीं होती, तो तुमने सोचा भी है हम बिल्कुल बर्बाद हो जाते, किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहते। तो अनुष्का गुस्से में, तो और क्या करती? आपने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। एक तो शेखर मुझसे शादी न करने के लिए धमकी पर धमकी दिए जा रहा था, ऊपर से आप मुझ पर दबाव डाल रहे थे। और इतना ही नहीं, वो आदमी जिसका मैंने चेहरा तक नहीं देखा, नाम पता कुछ नहीं जानती, वो मुझसे शादी न करने की धमकी दे रहा है। तो ऐसे में क्या करती? मुझसे नहीं होता आपकी सो कॉल्ड आज्ञाकारी प्यारी बेटी बनने का नाटक। एक तो आपने जब से उस घर में मेरी शादी तय की है, तब से मेरा क्लब जाना, पार्टी करना, ड्रिंक करना सब बंद करवा दिया। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, सोचा होगा कोई अच्छा लड़का। लेकिन जब वो लड़का मुझे पसंद ही नहीं करता तो मैं क्यों करूं उससे शादी? मुझे नहीं करनी उससे शादी जो कभी मुझसे प्यार ही ना करे। तो अनुष्का की बात सुनकर नवीन जी परेशानी में अपना सर सहलाने लगते हैं। तभी भुआ जी गुस्से में बोली, पागल लड़की, तू जानती भी है तू कितनी बड़ी गलती कर रही है। अरे तेरा बाप तेरा बुरा क्यों चाहेगा? तू जानती भी नहीं है तेरे बाप ने जिस लड़की से तेरी शादी तय की है, वो इस मुंबई का सबसे बड़ा आदमी है। वो तेरे बाप की कंपनी को यूं चुटकियों में बचा लेगा। तो अनुष्का फिर से गुस्से में बोली, तो क्या इनकी कंपनी के लिए किसी से भी शादी कर लूं? अरे मेरा शेखर भी कुछ कम नहीं है। पापा एक बार उसे अपना कर तो देखे, पापा की कंपनी को यूं बचा लेगा और उसे ऊंचाइयों पर भी पहुंचा देगा। लेकिन पापा को तो अपनी पसंद के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तभी अनीता जी ने अपनी तरफ घुमाया और व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली, ज्यादा नौटंकी मत करो अनु, तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, शेखर से तुम प्यार तो करती नहीं हो। तो अब ये बताओ कि शादी से इस तरह पीछे हटने की क्या वजह है? तो अनुष्का ने एक नज़र नवीन जी को देखा और फिर अनीता जी से बोली, एक्चुअली वो शेखर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर नवीन जी को देखकर झिझकते हुए बोली, वो उसके पास हमारी कुछ इंटीमेट फोटोज है और उसने कहा है कि अगर मैंने ये शादी की तो वो उन फोटोज को मेरे इन-लॉज को दिखा देगा। और उस लड़के ने भी मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने शादी की तो वो मेरी लाइफ को हेल बना देगा। तो फिर मैं क्या करती? शादी से भागने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इतना कहकर चुप हो जाती है। उसकी बात सुनकर नवीन जी गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अनीता जी बीच में आकर उनका हाथ रोक लेती है और उनसे बोलती है, क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी पर कोई इस तरह से हाथ उठाता है क्या? तो नवीन जी गुस्से में अनीता जी से बोले, तो और क्या करूं? इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और तुम कह रही हो कि इस पर हाथ भी ना उठाऊं। ये सब तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है। मैंने पहले ही कहा था कि बेटी की जात है, घर में संभाल कर रखो, इतनी छूट मत दो कि ये बाहर जाकर ऐसे गुल खिलाए। अब तुम ही देखो, दुनिया की नजरों में हमने इसकी शादी उस परिवार में कर दी है और ऐसे में ये बात उन लोगों के सामने आ गई तो बदनामी तो होगी ही होगी और उन लोगों को धोखा देने के जुर्म में जेल जाएंगे। सो अलग, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अनीता जी कुछ सोचकर बोली, तो उन लोगों के सामने सच आने ही क्यों देना? उनकी बात सुनकर नवीन जी उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो अनीता जी फिर से बोली, मेरा मतलब है जब लोगों के सामने अनुष्का की शादी ऋषभ से हुई है तो विदाई भी अनुष्का की ही होगी। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? वैसे भी मानवी यहाँ से जा चुकी है तो सच किसी के सामने नहीं आएगा और हमने जो प्लान किया था वही तो हो रहा है। तो आप इतने परेशान क्यों हैं? तो नवीन जी कुछ सोचकर बोले, बात तो तुम्हारी सही है कि हमने जो प्लान किया है वही हो रहा है। फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए गुस्से में, लेकिन अपनी इस नालायक बेटी से तो पूछो, क्या वो हमारा साथ देगी कि नहीं? वहीं भुआ जी बोली, हाँ बात तो सही है, ऐसा घर और परिवार हमें कहीं नहीं मिलेगा। इतने अच्छे रिश्ते को हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वहीं अनुष्का, जो मानवी का नाम सुनकर ही शॉक्ड रह गई थी, वो अनीता जी के पास आकर बोली, क्या आप लोगों ने मेरी जगह मानवी को शादी के मंडप में बैठा दिया? आई मीन आप लोगों को कोई और नहीं मिला? तो अनीता जी उसकी बात पर गुस्से में बोली, हाँ, क्योंकि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हमें उससे ज़्यादा विश्वासी और इमोशनल लड़की नहीं मिली, जो हमारे थोड़े रोने भर से ही शादी के लिए तैयार हो गई। और अच्छा भी है कि वो अब इस शादी में रोड़ा नहीं बनेगी, वरना कोई और लड़की होती तो अब तक सारा सच खुद सामने ले आती और उस परिवार में राज कर रही होती। फिर अनुष्का को समझाते हुए बोली, और हाँ,
तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस आदमी से तुम शादी करने के लिए मना कर रही हो वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ सहगल है, बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह। इतना ही नहीं, उसकी खुद की मॉडलिंग टीवी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी पहचान है। इनफैक्ट वो मॉडलिंग और टीवी इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करता है। इसीलिए कह रही हूँ, इस रिश्ते को स्वीकार कर लो। सोचो, उसके साथ रहने से तुम्हारी एक अलग ही पहचान हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो सपना तुमने एक्ट्रेस बनने का देखा था, हो सकता है ऋषभ के साथ रहने से वो पूरा भी हो जाए। और उसके लिए ही तुमने शेखर को अपने प्यार में फंसाया था। तो याद रखो, तुम्हें अब इन शेखर जैसे प्यादों की जरूरत नहीं है। जब बादशाह ही तुम्हारा बन चुका है, वो तुम्हें बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। अनुष्का, समझो इस बात को। अगर कभी उसने तुम्हें छोड़ने का सोचा भी तो तुम उसके परिवार में अपनी ऐसी जगह बनाओ कि वो चाहकर भी ऐसा ना कर पाए। यू नो व्हाट आई मीन, संस्कारी बहू इन ऑल। और हाँ, शेखर की फिक्र तो मत करो, उसे हम संभाल लेंगे। उनकी बात सुनकर अनुष्का के मन में लालच आ जाता है। वैसे भी उसे पता नहीं था कि उसकी शादी ऋषभ से हो रही है, वरना वो इस शादी से भागती ही नहीं, क्योंकि अनुष्का पहले से ही ऋषभ को पसंद करती थी। ऋषभ उसका क्रश बन चुका था। शेखर के जरिए वो उस मुकाम तक पहुंचना चाहती थी जहां पर उसकी मुलाकात ऋषभ से हो जाए और वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा सके। लेकिन कहते हैं ना, नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। जो किस्मत में ना हो उसके लिए चाहे कितनी भी कोशिश करो वो कभी सफल नहीं होती है, खासकर जिसमें लालच कूट कूट कर भरा हो। यही हाल इस समय अनुष्का का था। यहीं से वीडियो एंड हो जाती है। वहीं ऋषभ मुस्कुराते हुए इस वीडियो को देख रहा था और ऋषभ के पूरे परिवार वालों के चेहरे पर नवीन जी, अनुष्का और अनीता जी के लिए गुस्सा था। वहीं नवीन जी, अनीता जी और अनुष्का के पसीने छूट रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन लोगों का सच इस तरह बाहर आ जाएगा। वहीं अनुष्का गुस्से में ऋषभ को घूर रही थी, जो डेविल स्माइल करते हुए उसे और उसके परिवार को देख रहा था। नवीन जी के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर भी वो हिम्मत करके ऋषभ के दादाजी अखिल जी से बोले, ये सच नहीं है। सच क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि वो इतना ही कह पाते हैं कि अखिल जी उन्हें हाथ दिखाकर बोले, बस अब कहने और सुनने को बचा ही क्या है। सब कुछ तो हमारे सामने आईने की तरह साफ हो चुका है। फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए, जिस लड़की को हम संस्कारी गुणवान समझते थे और उसके जैसी बहू पाकर अपने आप को भाग्यवान समझ रहे थे, वो ऐसी निकलेगी सोचा नहीं था। जिसके ऊपर थोड़ी देर पहले फक्र महसूस हो रहा था, वही अब उसे अपने सामने देखकर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इतना कहकर अनुष्का पर से अपनी नजरें हटा लेते हैं। वहीं अनीता जी जानवी जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें समझाते हुए बोली, ये सच नहीं है जानवी जी, मुझे तो लगता है किसी ने हमारी आवाज की डंबिंग की है। हम तो यहाँ पर कुछ और ही बात कर रहे थे। कोई जानबूझकर हमें फंसाना चाहता है। आप तो हमारी बात पर विश्वास कीजिए। इतना कहकर अनुष्का को आंखों ही आंखों में इशारा करती है तो अनुष्का भी जानवी जी के आगे आकर बोली, हाँ माँ, ये ना किसी की सोची समझी गई चाल है जो मुझे फंसाना चाहता है और इस घर से निकलवाना चाहता है। आप तो मेरा यकीन कीजिए, आपने मुझे अपनी बेटी माना है। तो जानवी जी पहले एक नज़र अनीता जी को देखती हैं, फिर उनके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाकर अनुष्का की तरफ देखते हुए खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मारती है, जिससे अनीता जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जानवी जी गुस्से में अनुष्का से बोली, बस और कितना झूठ बोलोगी? कुछ लाज शर्म है कि नहीं? तुम्हें पहले शादी के मंडप से भाग गई और मेरे बेटे की शादी किसी और से करा दी, जिसे हम जानते तक नहीं, और इतने समय तक किसी पराये आदमी के साथ रहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और अब यहाँ पर भोली बन रही हो और इस चालबाजी में ये भी भूल गई कि ये वीडियो दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषभ है, और तुम सीधा सीधा मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो कि वो तुम्हारे साथ चाल चल रहा है। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है जिसके साथ मेरा बेटा चालबाजी करे? अरे तुम्हारी जैसी न जाने कितनी आई और गई, लेकिन हमने तुम्हें अपना माना, तुम्हें अपनी बहू बनाया, और तुम इतनी गिरी हुई लड़की निकली, हमने कभी सोचा भी नहीं था। फिर उसको कंधे से कसकर पकड़कर झकझोरते हुए, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे बेटे की शादी का क्यों मजाक बनाया तुमने? अगर शादी ना करनी थी तो ना करती, कम से कम अपनी जगह पर किसी और को तो ना बैठाती। उसकी बात पर अनुष्का को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उन्हें पीछे धकेल दिया, जिससे मानवी जानवी जी गिरने लगी कि तभी शिवम जी ने आकर उन्हें संभाल लिया। जानवी जी हैरानी से अनुष्का को देख रही थी। वहीं अनुष्का गुस्से में उनसे बोली, हाँ किया है मैंने।
ऐशा भागी मंडप से तो और नहीं क्या करती। आपका बेटा पल पल मुझे धमकी दिए जा रहा था कि अगर मैंने शादी की तो वो मेरी जिंदगी को नर्क बना देगा। और हाँ, आपका बेटा भी कोई दूध का धुला नहीं है। वो भी किसी से प्यार करता है, किसी और के साथ रहता है। उसमें तो आपको कोई कमी नजर नहीं आती। जब खुद के घर कांच के होते हैं तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। अपने बेटे के संस्कार देखे हैं, जो बहू संस्कारों गुणों वाली चाहिए। अभी वो कुछ और कहती तभी ऋषभ उठकर आया, जिसे जाह्नवी जी को अनुष्का का धक्का देना पसंद नहीं आया था। उसने एक झटके में अनुष्का को अपनी ओर घुमाया और अपने एक हाथ से उसकी गर्दन दबाते हुए बोला, बस अब एक शब्द नहीं, और मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मेरी वजह से कभी किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही मैं कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से हम सबको प्रॉब्लम हुई है। फिर अपने पापा शिवम जी की तरफ देखकर बोला, और पापा मैंने कहा था ना आप सबसे कि ये लोग बहुत लालची किस्म के हैं, लेकिन आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने बिजनेस के पार्टनरों को भी धोखा दिया है। पहले ही उन्हें धोखे में रखकर उनसे अपनी कंडीशन पर धोखे से साइन करवा लेते हैं और फिर उन्हीं में चेंज करने के लिए उनसे अलग से डील करते हैं। मैंने पर्सनली इनके क्लाइंट से बात की है और आपको शायद पता नहीं, ये लोग हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे, लेकिन अफसोस मेरे आगे इनकी चल नहीं पाई। इसीलिए इन लोगों ने शादी का दांव खेला और आपसे मेरी और इसकी शादी की बात की। उसकी बात पर अनुष्का ऋषभ से बोली, झूठ मत बोलो, शादी की बात पहले तुम्हारे पापा ने की थी। मेरे पापा ने तो बस उनकी शर्त को माना था। तो ऋषभ मुस्कुराकर बोला, झूठ तो तुम्हारे पापा ने तुमसे बोला है। शादी की बात मेरे पापा ने नहीं बल्कि इन्होंने ही की थी। मेरे पापा ने बस इनकी बात को मान लिया था, वरना मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक, और तुम्हारे परिवार से भी अमीर घराने के रिश्ते आते हैं मेरे लिए। उसकी बात पर अनुष्का नवीन जी को देखती है, जो उन लोगों से अपनी नजरें चुरा रहे थे। तभी ऋषभ की दादी गुस्से में बोली, अब जब सब बातें साफ हो गई है कि ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, तो फिर इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। मुझे ऐसे धोखेबाज लोग अपने घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे भी ये लड़की मेरे ऋषभ की पत्नी नहीं है, तो फिर इसका इस घर में कोई हक नहीं। तो अनीता जी उनके आगे हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, नहीं प्लीज माँ जी, ऐसा मत कहिए। दुनिया वालों के आगे मेरी बेटी आपके खानदान की बहू है, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। और फिर ऋषभ के बारे में भी तो सोचिए, जिस लड़की से इसकी शादी हुई है वो यहाँ है नहीं। तो फिर जब लोग आप सबसे सवाल पूछेंगे कि आपकी बहू कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे। इसीलिए थोड़ा तो सोचिए। उनकी बात पर सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, उसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है मिसेस शर्मा, आप बस अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए और अब यहाँ से निकलिए, वरना धोखाधड़ी करने के लिए मैं आप लोगों को जेल में भी डलवा सकता हूँ। तो बेहतर यही होगा कि आप इज्जत के साथ यहाँ से चले जाइए। तो अनुष्का गुस्से में ऋषभ से बोली, ये जो भी तुमने किया है ना ऋषभ, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, चलेगा, क्योंकि ऋषभ सहगल को सस्ती चीजें पसंद भी नहीं। अब यहाँ से जाती हो या फिर पुलिस को बुलाऊं। तो नवीन जी बात बढ़ते देख ऋषभ के आगे हाथ जोड़कर बोले, नहीं मैं लेके जाता हूँ इसे, तुम पुलिस को मत बुलाओ। तो ऋषभ उन्हें देखकर बोला, ठीक है, और हाँ एक बात याद रखिएगा, आज से आप इस घर में अपने कदम भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अब आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और रही आपकी कंपनी की बात, तो जो डील हम आपके साथ करने वाले थे उसे मैं अभी रिजेक्ट करता हूँ। साथ ही अब आपकी कंपनी के 50 शेयर भी अब मेरे हो चुके हैं, तो अब से उस कंपनी का मालिक मैं ही हूँ ना कि आप। तो उसमें भी आपको ईमानदारी से काम करना होगा, वरना हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर के अनुसार आपके सारे शेयर को ओवरटेक कर लिया जाएगा और आप परमानेंटली अपनी कंपनी से बाहर हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर नवीन जी घबरा जाते हैं और ऋषभ से बोले, नहीं नहीं प्लीज मुझे कंपनी से बाहर मत निकालो, मैं वादा करता हूँ मैं अब से कोई भी चालाकी नहीं करूंगा। तो ऋषभ मुस्कुराकर बोला, गुड डिसीजन, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो नवीन जी अनुष्का जो गुस्से में ऋषभ को घूर रही थी उसे अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी जाह्नवी जी परेशान होते हुए दादी जी से बोली, माँ अब हम क्या करें, सभी को पता है ऋषभ की शादी हो चुकी है और सब लोग कब से उसकी बीवी को देखने की राह देख रहे हैं। ऐसे में हम उन्हें क्या बताएं। हमारे रिश्तेदार भी बहू को देखना चाहते थे, लेकिन ऋषभ ने मुंह दिखाई की रस्म नहीं करने दी। चलो अच्छा नहीं करने दी, लेकिन अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे, क्योंकि ऐसे में हमें खुद भी नहीं पता कि हमारी बहू कौन है।
और हम उन्हें क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें। तो दादी जी भी चिंता में बोली, तुम सही कह रही हो बहू, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। पता नहीं आजकल के बच्चों के संस्कारों को क्या हो गया है। शादी ब्याह को भी इन्होंने खेल समझ रखा है। जब मन किया शादी कर ली और जब मन किया तोड़ दी। मैं तो खुद ही ये सोचकर हैरान हूँ कि कोई लड़की कैसे शादी के वचनों में बंधने के बाद भी अपने पति को किसी और को सौंप कर जा सकती है। जरूर वो लड़की भी इसी लड़की की तरह होगी जिसकी नजरों में रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं। तो ऋषभ जो उनकी बातें सुन रहा था वो दादी से बोला, आप फिक्र मत कीजिए दादी, वो इस बेहुदा लड़की की तरह बिल्कुल नहीं है। आप जो भी कहेंगे वो उस बात को चुपचाप मान लेंगी। अपनी माँ की तरफ देखते हुए उनसे बोला, और आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल आपकी बहू आप लोगों के सामने होगी। हाँ, लेकिन अभी मैं उसका चेहरा मीडिया के सामने रिवील नहीं करूंगा। बाकी आप अपने रिश्तेदारों के साथ जब भी उससे मिलवाना चाहे मिलवा सकती है। तभी अखिल जी ऋषभ की ओर पलटते हैं और ऋषभ से बोले, तो क्या तुम उस लड़की को जानते हो जिससे तुम्हारी शादी हुई थी? वो लड़की कौन है, हमें भी बताओ। तुम उसके बारे में क्या जानते हो, वो कौन है? उसकी कोई फोटो हो तो दिखाओ। अब सब लोग उत्सुकता से ऋषभ को देखने लगते हैं। अपने परिवार और दादाजी की एक्साइटमेंट देखकर ऋषभ मुस्कुराकर बोला, उसकी फोटो तो नहीं है मेरे पास, हाँ लेकिन उसका बायोडाटा आपको बता सकता हूँ। तो दादाजी बोले, हाँ तो बताओ ना, किसका इंतजार कर रहे हो? क्या अब भी मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? तो ऋषभ अपने दादाजी की ओर देखकर बोला, उसका नाम मानवी है। मानवी बजाज, वो अनाथ है। चंडीगढ़ में कोई सुनैना बजाज नाम की औरत ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। तब से ही उनके साथ मिलकर शांति भवन अनाथ आश्रम चलाती है। स्टडी में बीकॉम किया हुआ है, उम्र 23 साल है। इतना कहकर और भी जानकारी बताने लगता है। सब कुछ जानने के बाद अचानक से ही जानवी जी बोली, लेकिन क्या वो तेरी बात मानकर यहाँ आने को तैयार होगी और इस रिश्ते को अपना लेगी? तो ऋषभ मुस्कुराकर बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, मैंने सब तैयारी कर ली है, आप बस अपनी बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए। इतना कहकर वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं सब लोग हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। तभी दादाजी जानवी से बोले, ये हमारा ऋषभ कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा है बहू? तो जानवी जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ पापा, मुझे भी इसमें कुछ बदलाव सा नजर आ रहा है। जो लड़का कभी इतना मुस्कुराता नहीं था वो बात बात पर मुस्कुराने लगा है, और तो और इतनी बातें भी करने लगा है। लेकिन इसमें ये बदलाव आया कैसे? वहीं पीयूष जो उनके पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था वो बेख्याली में बोला, अरे जब किसी को प्यार हो जाए तो वो इंसान खुद ही बदल जाता है। सर के साथ भी यही हो रहा है। उसकी बात सुनकर सभी लोगों की नज़र उस पर आकर टिक जाती है। पीयूष को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो क्या बोल गया। वो अपना सर उठाकर सामने देखने लगता है तो सभी लोग घुरकर उसे ही देख रहे थे। तभी दादी माँ आगे आई और पीयूष का कान पकड़ते हुए बोली, अब वो तो चला गया, अब सारी बातें तू हमें बताएगा। अगर नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो पीयूष उनके डर से बोला, लेकिन अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो सर मुझे जॉब से निकाल देंगे। तो दादी माँ उसे और डराते हुए बोली, लेकिन अगर तूने मुझे कुछ नहीं बताया तो उसके निकालने से पहले मैं तुझे फायर करवा दूंगी। याद रख, तेरी बॉस की दादी हूँ मैं, यानी कि उसके बाप की भी बॉस, इसीलिए अब बोलना शुरू कर। तो पीयूष जो उनकी बात से डर गया था वो उन्हें ऑफिस वाली बातें बताने लगता है जो उनके सामने हुई थी। पीयूष दादी माँ से बोला, वो मानवी मैडम हमारे ही ऑफिस में हमारी मॉडल के लिए एज ए असिस्टेंट हायर की गई है, जिससे सर को उनके बारे में सब पता चल गया। तो दादी माँ उसका कान मरोड़ते हुए बोली, वो तो मुझे समझ आ गया, लेकिन मुझे ये तो बता, दिखती कैसी है, बातें कैसी करती है, उसका नेचर कैसा है? तो पीयूष उनसे अपना कान छुड़ाकर उसे मलते हुए बोला, वो बहुत सुंदर दिखती है दादी माँ, काली गहरी कजरारी आंखें, दूध का गोरा रंग, और उसके निचले होठ के बिल्कुल बगल दाएं तरफ एक तिल है जिससे वो और भी सुंदर लगती है। और उनकी आवाज बहुत प्यारी है, कानों में मिश्री घोलती है जब वो बोलती है। और उनका नेचर भी बहुत प्यारा है, सबसे बहुत प्यार से बात करती है। शुरुआत में ऋषभ सर को पहचान नहीं पाई थी तो उन्हें भी सर कहकर ही बोली थी, उनसे बहुत पोलाइटली बात की थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। तभी दादी माँ हल्के से हाथ से उसके गाल पर खींचकर एक चिपका देती है और गुस्से में बोली, पीयूष के बच्चे, आगे से ध्यान रखना, भाभी है वो तेरी। अपनी भाभी को इतनी गौर से देखता है तो उसकी एक निशानी याद हो गई। खबरदार, अगर आज के बाद उसे इतनी गौर से देखा तो ऋषभ को तेरी नौकरी से तुझे बाद में निकालेगा, मैं पहले निकला दूंगी। चल अब जा यहाँ से, और हाँ, अगली बार मानवी से मिलते ही उसके पैर छूना।
तो पीयूष हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। वहीं सभी घरवाले अब मानवी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अगले दिन सुबह का वक्त सभी लोग ऋषभ का वेट कर रहे थे जो मानवी को लेने गया था। तभी दादी जी जानवी से बोली, बहू तुमने बहू के स्वागत की सभी तैयारी कर ली है ना? तुम जानती हो गृह प्रवेश के बिना हम उसे अंदर नहीं आने दे सकते। तो जानवी जी अपनी सासू माँ की बात को सुनकर बोली, जी हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सभी तैयारी कर ली है, बस अब ऋषभ के आने की देर है। तो दादा अखिल जी शिवम जी से बोले, और तुमने पंडित जी से बात की कि कब आ रहे हैं वो? तो शिवम जी उसकी बात पर बोले, हाँ पापा, पंडित जी भी आने ही वाले हैं, बाकी सारी तैयारी तो हो चुकी है। तभी दादी माँ को दरवाजे पर चावल का कलश दिखाई नहीं दिया तो वो दीपिका को आवाज लगाकर बोली, अरे दीपू, वो चावल का कलश कहाँ रखा है? उसे लाकर दरवाजे पर रख, उसके बिना तो गृह प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो दीपिका जो रसोई में चावल का कलश और आलते की थाली ला रही थी वो दादी माँ से बोली, सब लाकर रख दिया है दादी माँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही है? सब काम टाइम पर हो गया है। तभी दादी माँ सामने दीवार पर लगी घड़ी को देखकर बोली, ये 10 बजने को आए हैं लेकिन ये लड़का अभी तक बहू को लेकर आया क्यों नहीं? अब क्या गृह प्रवेश रात को होगा तो फिर शादी कब होगी? फिर शिवम जी से बोली, और तू नालायक बैठा हुआ क्या देख रहा है? फोन कर अपने नालायक बेटे को, पता नहीं भगवान ने तुम दोनों निकम्मों को मेरे घर में ही क्यों पैदा किया। एक से बहू ठीक से नहीं चुनी जाती, जो गलत लड़की को घर ले आ रहा था तो दूसरे से बहू को टाइम पर नहीं लाया जाता। अरे जब सच पहले ही पता चल गया तो बहू को लाया क्यों नहीं? उसके लिए भी क्या मुहूर्त लिखवाना पड़ता? तो शिवम जी अपनी माँ की बात सुनकर हैरान रह गए। वहीं अपनी सासू माँ की बात सुनकर जानवी जी की हंसी छूट गई, लेकिन जैसे ही शिवम जी उन्हें घुरकर देखा तो वो चुप हो गई। शिवम जी दादी माँ से बोले, अब क्या माँ, अब तो इस तरह डांटना बंद कर दो, क्या सोचेंगे मेरे बच्चे की उनका बाप अभी अपनी माँ से डांट खाता है, और अब तो घर में बहू भी आ रही है, उसके सामने तो मेरी इज्जत रहने दो। तो दादी माँ शिवम जी की बात पर उन्हें घुरकर देखती है और फिर उन्हें डांटते हुए बोली, चुप कर नालायक, मैं तो तुझे तेरे पोते पोतियों के सामने ऐसे ही डांटूंगी क्योंकि तेरे काम ही ऐसे हैं। अब देख, मैंने कब से ऋषभ को फोन मिलाने को कहा है, लेकिन तू है कि फालतू की बातें कर रहा है। अब जब तेरे ऐसे काम है तो तुझे डांट की जगह क्या शाबाशी दूंगी। अपनी गलती पर शिवम जी झेप जाते हैं और चुपचाप से ऋषभ को फोन करने लगते हैं। लेकिन तभी बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आती है तो सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी उनका नौकर रामू भागकर आता है और दादी माँ से बोला, दादी माँ, ऋषभ बाबा बहू रानी को लेकर आ गए हैं। उनकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दादी माँ दादाजी शिवम जी के साथ दरवाजे की तरफ चलने लगती है। वहीं जानवी जी दीपिका के साथ आरती की थाली लेने रसोई की तरफ चली जाती है। वहीं बाहर गाड़ी के अंदर ऋषभ पीछे मुड़कर मानवी को मुस्कुराते हुए देख रहा था जो आपस में अपने हाथों की अंगुलियों को उलझा रही थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी और अपने चेहरे को घूंघट में छुपा रखा था। ऋषभ ने अभी उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि मानवी को पिकअप करने के लिए ड्राइवर गया था और ऋषभ मीटिंग के लिए रास्ते में ड्राइवर ने ऋषभ को अपने साथ ले लिया था ताकि घर वालों को ऋषभ और मानवी पर शक ना हो। इस वक्त मानवी ऋषभ की फैमिली को फेस करने से बहुत डर डर रही थी। तभी ऋषभ गाड़ी से बाहर निकला और मानवी की तरफ डोर खोलते हुए मानवी के सामने हाथ बढ़ाकर बोला, तुम्हारा ससुराल आ गया है मिसेस सहगल, जहाँ सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। अब क्या तुम्हारे लिए मुहूर्त निकलाऊं? चलो नीचे आओ। उसकी बात सुनकर मानवी अपने ख्यालों से बाहर आती है और गुस्से से ऋषभ की तरफ देखती है तो ऋषभ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने गुस्से में ऋषभ के हाथ को अपने आगे से झटक दिया और ऋषभ से कहा, 2 दिन की बच्ची नहीं हूँ, खुद भी बाहर आ सकती हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। इतना कहकर बाहर आ जाती है। वहीं ऋषभ को मानवी के इस तरह हाथ झटकने से बहुत गुस्सा आता है। उसने गुस्से में मानवी को पकड़कर कार से सटा दिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाकर उसे अपने आप से सटाकर बोला, क्या बात है, एटीट्यूड कुछ ज्यादा नहीं है तुम में? मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम अकड़ पर अकड़ दिखाई जा रही हो। याद रखो, मेरे साथ रहना है तुम्हें तो अपने बिहेवियर में चेंज लाओ, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इन सब में ऋषभ को एहसास ही नहीं था कि वो मानवी के कितना करीब खड़ा है। वहीं उसके हाथ मानवी की खुली कमर पर थे। वहीं उसकी करीबी और छुअन से मानवी की धड़कनें बढ़ गई थी क्योंकि आज से पहले किसी और ने उसे इस तरह से नहीं छुआ था। उसके चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी। वो असहज होकर ऋषभ के हाथ अपनी कमर से उठाने लगी। वहीं जब ऋषभ को एहसास हुआ कि उसके हाथ मानवी की खुली कमर पर है तो उसकी धड़कनें भी बढ़ गई। वो एकटक मानवी को देखने लगा क्योंकि इन सब में मानवी का घूंघट हट गया था।
मानवी ने आज मैरून विद रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज ऊपर से हाफ नेट का था, जिसमें मानवी का गोरा रंग निखर कर आ रहा था। खुले बाल जो कमर तक लहरा रहे थे और आगे से कर्ल किए हुए थे। कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ा, साथ ही आंखों में गहरा काजल और होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक। इस सादगी भरे रूप में भी मानवी कहर ढा रही थी। ऊपर से उसके होठ के पास बना तिल ऋषभ को गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रहा था, पर ऋषभ ने अपने ख्यालों को झटक कर मानवी की कमर को छोड़ दिया और उसके घूंघट को वापस से उसके चेहरे पर डालते हुए बोला, मुझे इस बात पर गुस्सा मत दिलाया करो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। अब चलो अंदर। हाँ, जैसा मेरे परिवार वाले कह रहे हैं वैसा करते जाना, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मानवी गुस्से में बोली, बिल्कुल, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप कितने गिरे हुए और घटिया इंसान हैं, जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है। वहीं ऋषभ मुस्कुराते हुए खुद से बोला, इसे किसी को मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं, इसकी आंखें और जुबान ही किसी को मारने के लिए काफी है, जो सीधे दिल और दिमाग पर असर करती है, तीखी मिर्ची कहीं की। इतना कहकर वो बनाते हुए उसके पास आकर उसके साथ चलने लगता है। दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं तो पूरा परिवार उन्हीं की राह देख रहा था। जब दादी माँ ने देखा कि मानवी ने घूंघट ले रखा है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने जानवी जी को इशारा किया तो जानवी जी उनका इशारा समझकर आगे आई और मानवी के पास आकर उसके चेहरे से घूंघट हटा दिया, तो वो उसे देखती ही रह गई। इस वक्त मानवी ने अपनी नजरें झुका ली थी। घबराहट में उसने अपनी अंगुलियों को एक दूसरे में उलझा रखा था। जब जानवी जी ने इस बात को नोटिस किया तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम अपने ससुराल में आई हो, जेल में नहीं। यहाँ तुम्हें एक बेटी की तरह ही प्यार मिलेगा। तभी पीछे से दादी माँ की आवाज आई, अरे बहू, अब सामने से उठ भी जाओ, हमें भी तो अपनी पोता बहू को देखने दो। दादी की बेसब्री देखकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। जानवी जी मानवी की आगे से हट गई। जैसे ही सब लोगों की नजर मानवी पर पड़ी तो वो उसे देखती ही रह गई, साथ ही सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी दादी माँ जानवी से बोली, जानवी बहू, बहू तो तुमसे भी सुंदर आई है, तुम्हें पूरी टक्कर दे रही है। चलो अब बहू का गृह प्रवेश कराओ। मैं नहीं चाहती बहू ज्यादा देर तक बाहर रहे और उसे बाहर वालों की बुरी नजर लगे। उनकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए। जानवी जी ने मानवी की आरती की और उसे टीका लगाकर उससे बोली, इस कलश को अपने सीधे पैर से गिराकर अपने सीधे पैर से इस घर में कदम रखो, फिर इस आलते में अपने कदम रखकर इस घर में अपने कदमों की छाप छोड़ते हुए अंदर आओ। तो मानवी जैसा जानवी जी ने बताया वैसा ही करती गई। घर में आने के बाद ऋषभ ने अपनी फैमिली के बारे में मानवी को बताने लगा। मानवी, ये मेरे दादाजी हैं अखिल जी, और ये मेरी दादी माँ सरिता, ये मेरी माँ और पापा। फिर दीपिका की तरफ इशारा करते हुए बोला, और वो मेरी थोड़ी सी सिरफिरी बहन। उसकी बात पर मानवी हल्के से मुस्कुरा दी और आगे बढ़कर दादाजी के पैर छू लिए। फिर दादी माँ के पैर छुए तो दादी माँ ने दादाजी को कुछ इशारा किया तो दादाजी ने अपनी जेब से एक नोट की गड्डी निकाल कर दादी माँ को दे दी। दादी माँ ने उस नोट की गड्डी को मानवी के सर से 3 बार घुमाकर रामू को दे दिया और उससे बोली, ले, इन्हें जाकर सभी लोगों में बांटा और सभी से कहना कि दादी माँ नई बहू के आने की खुशी में उनके लिए 1,000 का बोनस भी रखा है। कल तुम लोगों को 1,000 रुपए मेरी तरफ से। उसकी बात पर रामू काका खुश होकर सभी लोगों में पैसे बांटने चला जाता है। वहीं मानवी अब भी शिवम जी के पैर छूती है, फिर जानवी जी के। तभी दादी माँ ऋषभ से बोली, चल अब तेरी बारी रस्म करने की। बहू को गोद में उठा और इसे मंदिर में लेकर सब बाकी रस्में में वही होगी। उनकी बात पर मानवी हैरान रह जाती है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। दादी माँ की बात सुनकर मानवी ऋषभ की तरफ देखती है तो ऋषभ भी एकटक उसे ही देख रहा था। ऋषभ मानवी की तरफ आगे बढ़ा और संभल कर मानवी को अपनी गोद में उठा लिया। मानवी को ऋषभ की हरकत पर कोई रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, पर ऋषभ के ऐसे उठाने से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। एक अजीब सी सिहरन उसके बदन में दौड़ गई, साथ ही गिरने के डर से घबराहट में उसने अपने एक हाथ को ऋषभ के गले में लपेट दिया तो दूसरे से उसके कंधे पर शर्ट को कस के पकड़ लिया। वहीं ऋषभ का हाल भी कुछ मानवी जैसा ही था। मानवी को गोद में उठाने भर से ही उसके दिल में अजीब सी हलचल मच गई थी, साथ ही दिल जोरों से धड़कने लगा था। ऋषभ मानवी के साथ अपने दिल के पनप रहे नए एहसासों को जी रहा था, जिनका एहसास उसे नहीं था। होता भी कैसे, आज से पहले वो कभी किसी के इतना करीब नहीं गया था। निशा के साथ हुई 2 महीने की रिलेशनशिप में वो केवल एक दोस्त की तरह उसके साथ था। उसने अपनी फीलिंग को एक्साइट किया और मानवी को लेकर मंदिर की तरफ बढ़ गया।
वहीं दादी माँ ने पीछे से उनकी बुलाई लेते हुए जाह्नवी जी से कहा, हे भगवान, कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की, बिल्कुल राम सीता की तरह, किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों को। इतना कहकर उनके पीछे मंदिर में आ गई। वहीं उनकी बात सुनकर सब लोग मुस्कुराते हुए मंदिर में आ गए। मंदिर में आकर ऋषभ ने मानवी को नीचे उतार दिया। वहीं जाह्नवी जी हल्दी की थाली लेकर आ गई। तभी दादी माँ मानवी से बोली, मानवी बेटा, इस थाल में से अपने हाथों पर हल्दी लेकर मंदिर की दीवारें पर लगा दो, ताकि तुम्हारे हाथों की छाप इन दीवारों पर लग जाए। तो मानवी ने वैसा ही किया। तभी वहां पर रामू काका के साथ पंडित जी भी आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और दादी माँ मानवी से बोली, मानवी और ऋषभ बेटा जाओ पंडित जी का आशीर्वाद लो। तो मानवी ऋषभ उनकी बात मानकर पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। तभी पंडित जी दादी माँ से बोले, क्या सारी तैयारियां हो गई है यजमान, क्योंकि मुहूर्त का सही समय हो गया है। दादी माँ पंडित जी से बोली, जी पंडित जी, तैयारियां हो गई है, हम लोग बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। वहीं ऋषभ और मानवी को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। तो ऋषभ ने दादी माँ से पूछा, आप किन तैयारियों के बारे में बातें कर रही हैं दादी? तो दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, तेरी शादी की तैयारी के बारे में। उनकी बात सुनकर ऋषभ और मानवी हैरान रह जाते हैं और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी ऋषभ दादी माँ से बोला, लेकिन दादी माँ, इसकी क्या जरूरत थी? आई मीन, आप लोग जो चाह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो फिर शादी क्यों? उसकी बात पर इस बार दादाजी बोले, क्योंकि पहली शादी तुम्हारी जिन हालातों में हुई है वो तुमसे छुपी नहीं है, और ना ही मैं और तुम्हारी दादी उस शादी में शामिल हो पाए। इसलिए आज हम चाहते हैं तुम उन्हीं रस्मों को हमारे सामने फिर से दोहराओ, ताकि तुम लोगों का पवित्र बंधन और अटूट हो जाए। साथ ही हमारा तुम्हारी शादी देखने का सपना पूरा हो जाए, और मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात को मना नहीं करोगे। उनकी बात पर ऋषभ खामोश रह जाता है, क्योंकि उसके पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो एक नज़र मानवी को देखता है जो उसे ही देख रही थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए उसका हाथ पकड़कर भगवान शिव की मूर्ति की तरफ बढ़ जाता है, जहां शादी की तैयारियां हो रखी थी। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक मंगलसूत्र उठाकर उसको हाथ में दे देते हैं। तो ऋषभ एक नज़र मानवी को देखता है, जो नामे अपना सिर हिला रही थी, साथ ही उसकी आंखें नम थी। ऋषभ उसे अनदेखा कर उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है, फिर उसकी मांग भर देता है। धीरे धीरे कर दोनों के फेरे हो जाते हैं। दोनों को देखकर परिवार वाले बहुत खुश हो रहे थे। मानवी की आंखों में आंसू थे, जिन्हें उसने आंखों में ही रोक रखा था। इन सभी रस्मों में दोपहर हो गई थी। वहीं ऋषभ को किसी जरूरी मीटिंग की वजह से बाहर चला गया था, और मानवी उसके परिवार के साथ बैठकर बातें करने लगी। सभी को मानवी का व्यवहार बहुत पसंद आया था। दीपिका की तो मानवी से बहुत बनने लगी थी। अब शाम हो चली थी, तो सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं जाह्नवी जी मानवी को ऋषभ के कमरे में छोड़ जाती है। रात का वक्त ऋषभ के कमरे में। ऋषभ जब मीटिंग से वापस आया तो सभी लोग अपने कमरे में सोने जा चुके थे। ऋषभ अपने कमरे में आया तो उसकी नज़र के सामने टेबल पर रखे खाने पर पड़ी, जहां पर 2 प्लेटों में खाना रखा था। ऋषभ समझ गया था कि मानवी ने भी खाना नहीं खाया है। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर सो रही मानवी पर पड़ी, जो शायद उसका इंतजार करते हुए सोफे पर बैठी बैठी ही सो गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मानवी को अपने इंतजार में इस तरह देखकर ऋषभ को बहुत खुशी हुई। उसके कदम अपने आप ही मानवी की तरफ और बढ़ गए। ऋषभ जब मानवी के पास आया तो उसकी नजरें मानवी के चेहरे पर ठहर गई। ब्लफ की डिम लाइट में मानवी का गोरा रंग उस मैरून साड़ी में दूध सा चमक रहा था। उसके लंबे बालों की कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। उसका बेपरवाही से सोना ऋषभ के दिल को धड़का रहा था। बेख्याली में ही ऋषभ के हाथ मानवी के चेहरे की ओर बढ़ गए। उसने आहिस्ता से उसके गालों पर से उन बालों को पीछे किया। तभी अपने गालों पर किसी की छुअन महसूस होते ही मानवी की आंखें खुल गई, और ऋषभ को अपने इतने करीब देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक झटके में ऋषभ को धक्का देकर अपने ऊपर से हटा लिया। उसकी इस हरकत से ऋषभ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मानवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ऋषभ मानवी से, ओहो बीवी, देखो कितनी कोशिश की तुमने मुझसे जीतने की, लेकिन देखो क्या हुआ, आखिर में तुम्हें मुझसे हारना ही पड़ा। इसीलिए अब से जब तक मेरे साथ हो, चुपचाप एक अच्छी बीवी की तरह अपने सारे फर्ज निभाओ, चाहे ऑफिस हो या घर। और ये क्या, बात बात पर मुझे धक्का मारती रहती हो? अरे पति हूँ मैं तुम्हारा, मेरा हक है तुम पर। 2 बार शादी के बंधन में बंध चुके हैं हम, तो आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा मत करना। वरना मेरा गुस्सा बहुत खराब है, तुम झेल नहीं पाओगी। तो मानवी ऋषभ को गुस्से में अंगुली दिखाते हुए, सही कहा, आपसे हारी हूँ, क्योंकि मैं आपके जितना नहीं गिर सकती। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं इस शादी को बिल्कुल भी नहीं मानती। दुनिया के सामने आपकी बीवी जरूर बनूंगी, लेकिन आपकी पत्नी नहीं। आपने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि नफरत होने लगी है मुझे आपसे। रही बात गुस्से की,
बात तो मैं डरती नहीं हूँ आपसे, मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। तो ऋषभ उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब खींच लेता है। उसके हाथ को पकड़कर उसकी अंगुली जिसे मानवी ऋषभ को दिखा रही थी उसमें वाइट कर लेता है, जिससे मानवी की आह निकल जाती है। ऋषभ मानवी को डेविल स्माइल साथ दिखते हुए बोलता है, आज के बाद ऐसी गलती मत करना मिसेस सहगल, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे अंगुली दिखाए। रही बात तुम्हारी मोहब्बत की, तो उसकी चाह मुझे भी नहीं, तो सोच लो, नफरत भी सोच समझ कर करना, क्योंकि मोहब्बत और नफरत में बहुत कम फासले होते हैं। इतिहास गवाह है इस बात का कि अक्सर मोहब्बत की शुरुआत नफरत से ही होती है, और जिनकी मोहब्बत की शुरुआत नफरत से हो उनकी मोहब्बत भी बहुत गहरी होती है। तो कहीं ऐसा ना हो नफरत का राग गाते गाते तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। तो मानवी गुस्से में अपने पैर को उसके पैर पर दे मारती है, जिससे ऋषभ की पकड़ मानवी की कमर पर ढीली हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर मानवी उसे धक्का दे देती है, जिससे ऋषभ उससे दूर हो जाता है। मानवी गुस्से में ऋषभ से, आज तो मेरे इतने करीब आ गए, आप आगे से मत आइएगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। दुनिया के सामने आपकी बीवी हूँ, लेकिन अकेले में हम दोनों अनजानों की तरह रहेंगे। आपको मेरी नफरत तो मिलेगी, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं। और रही बात आपसे मोहब्बत करने की, तो जनाब, मानवी बजाज का ईमान इतना भी गैर गुजरा नहीं कि जिस रिश्ते का कोई अस्तित्व ही ना हो उसमें मोहब्बत को तलाशे। और आपसे मोहब्बत करने की गुस्ताखी हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही किसी और की मोहब्बत है। और रही नफरत करने की बात, तो वजह आपने खुद हमें दी है, तो अर्ज किया है। नफरत और मोहब्बत की दूरी को हम कभी नहीं मिटाएंगे, वादा है हमारा आपसे। जो वजह आपने हमें दी है आपसे नफरत करने की, तो इस नफरत को बखूबी निभाएंगे। इतना कहकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। वहीं ऋषभ मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने अपने आप से कहा, हाँ तो ऋषभ सहगल, बीवी तो तुम्हें तुम्हारी टक्कर की ही मिली है, मजा आएगा इसके साथ टसने इश्क खेलने में। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।